नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यावाहिनी बिहार में। इस चैनल में मैं अपलोड करती हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8वीं के इतिहास का छठा अध्याय अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का है। इस वीडियो के पहले मैंने 8वीं और 7वीं की कई वीडियोस अपलोड किए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। हमने प्रथम अध्याय से ही यह देखा कि अंग्रेज किस प्रकार भारत में व्यापार करने आते हैं और धीरे धीरे हमारे देश में वे शासन करने लगते हैं। और जब वे हमारे देश को पर अपना अधिकार जमाते हैं तो वे इतना परिवर्तन लाते हैं कि हमारे देश की सभी स्तरों के लोगों पर इसका असर पड़ता है। चाहे वो जमींदार हों, नवाब हों, राजा हों, किसान हो, व्यापारी हो, शिल्पकार, बुनकर, सभी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। सबका जीवन अस्थिर हो गया। उन्होंने भारतीयों का इतना शोषण किया कि राजाओं के राज्य छिन गए। जमींदार और नवाबों की जमींदारियां भी नीलाम हो गई। किसानों की हालत तो और भी दयनीय हो गई थी। शिल्पकारों और बुनकरों का तो काम ही छिन गया था। व्यापारी लोग भी स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। धनवान लोग व्यापार और छोटे मोटे उद्योग में जो पैसा लगाते थे उसका भी लाभ बंद हो गया। वे सारे लाभ भी अंग्रेजों के पास चले जाते थे। इन सब बातों के बारे में हमने पिछले अध्याय में देखा। जनजातियों पर क्या असर हुआ, किसानों पर क्या असर हुआ, शिल्पकारों पर और उद्योगों पर क्या असर हुआ। हमने पिछले वीडियोस में इन सब चीज़ों को डिटेल में देखा था। तो जब शोषण अधिक हो जाता है तो लोग उसका विद्रोह करने ही लगते हैं। इन लोगों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी शासन का विरोध किया। जब स्थिति बद से बदतर हो गई तो लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। लेकिन भारतीयों में एकजुटता नहीं थी। भारत बहुत बड़ा प्रांत था। उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में था और बांग्लादेश भी भारत में था। तो वे लोगों में एकजुटता बिल्कुल भी नहीं थी और वे लोग छोटे क्षेत्र में विरोध करते थे और सरकार उन्हें बड़ी आसानी से दबा देती थी। वे चाहते थे कि ये सरकार हटे मगर उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक से 1857 में ऐसी क्या बात हो गई कि सारे लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे। कुछ तो बात रही होगी 1857 ईस्वी में जो सारे लोगों ने सभी जगहों पर एक साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो देखिए दोस्तों, उन लोगों ने भारतीयों की सभी उद्योग धंधे, सभी हस्तशिल्प, शिल्पकारों को और किसानों के पास अब कोई काम नहीं रह गया था। तो जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें काफ़ी संख्या में भारतीय थे। अंग्रेजों की सेना और पुलिस में काफ़ी संख्या में भारतीय ही थे और ये सेना और पुलिस ही अंग्रेजों का विरोध करने लगी। 1857 में अंग्रेजी सरकार के साथ ऐसा ही हुआ कि उनकी पुलिस और सेना ही उनका विद्रोह करने लगी। अंग्रेजी सरकार की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब यह क्या कारण था कि अनेक वर्षों तक भारतीय अंग्रेजी सैनिक के लिए कार्य कर रहे थे और अचानक से वे उनका विद्रोह करने लगते हैं। इन्हीं बातों को हम आगे की पॉइंट्स में समझेंगे। तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों से खुश क्यों नहीं थे? अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिकों की मदद से ही स्थापित की। वे वहां से इंग्लैंड से इतने सैनिक तो लेकर आए नहीं थे। भारतीय सैनिकों की ही मदद से उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। जैसे जैसे पुराने भारतीय राज्य समाप्त होने लगे
उन राज्यों में जो सैनिक कार्य करते थे राजाओं के लिए, वे सब सैनिक अब बेरोजगार हो गए और वे अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। आखिर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें पैसा तो कमाना ही था। वे भी मजबूर थे। उनके लिए यह बात जरूरी नहीं थी कि राजा कौन है। उनका तो काम था लड़ाई करना, चाहे वह किसी के लिए भी लड़े। और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? वेतन मिलता था और इससे वे अपने परिवार की जीविका चलाते थे। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी और सबसे ज्यादा तो अवध प्रांत। अवध प्रांत कहाँ है बच्चों? क्या बता सकते हैं? अवध प्रांत उत्तर प्रदेश में है और वहां पर सैनिकों में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। वे सेनाओं का भी दोहन करते थे, उनसे अपने लिए काम भी करवाते थे और उनका शोषण भी करते थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। सोच लीजिए दोस्तों, एक साथ काम करने वाले अंग्रेज सिपाही और भारतीय सिपाहियों में भारतीयों को कम वेतन मिलता था, जबकि वे काम बराबर का करते थे। अंग्रेजी सेना में भारतीय पैदल सिपाही को सिर्फ 7 रुपए और घुड़सवार सिपाही को 27 रुपए मिलते थे। दूसरी बात यह थी कि सिपाही कितना भी अच्छा काम कर ले, उन्हें हवलदार और सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि उस समय के ऊंचे ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेज रहा करते थे। भारतीयों को केवल नीचे का ही पद दिया जाता था। सेना के सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे, उसके लिए आप आवेदन भी नहीं दे सकते थे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से भी वे खफा थे। इतना ही नहीं, वेतन तो कम ही मिलता था और उन्हें छोटे पद पर रखा भी जाता था। इसके अलावा उनके लिए नियम भी सही नहीं थे। नए नियम के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्ध के लिए समुद्र के पार भी जाना पड़ता था। जब अंग्रेज किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई करते थे और वहां सेना की जरूरत होती थी, तो भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर युद्ध करना पड़ता था। यह कानून कब बना था? 1856 में। और उस समय जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे, वे लोग समुद्र पार करके दूसरे देश में जाना को पाप मानते थे। उनकी संस्कृति यह करने से मना करती थी। इसके अलावा अंग्रेजी अफसर और सिपाही भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार भी करते थे। तो जो सैनिक सरकार के लिए दिन रात मेहनत करते थे, उन्हें कम पैसा देना, उन्हें ऊंची पोस्ट न देना, उन्हें समुद्र के पार भेजना, इस तरह का कई कारण था जिससे भारतीय सैनिक खुश नहीं थे। उनका अपमान करना, इन सब के कारण वे खुश बिल्कुल भी नहीं थे। आज ही की तरह उस समय अधिकांश सिपाही किसान परिवार से आते थे। तो आज भी अधिकतर सिपाही किसान परिवार से ही होते हैं और उस समय भी किसान के बेटे ही अक्सर सिपाही बनते थे। जब अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था से किसान बर्बाद हो गए, तो सैनिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों से सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया, सैनिक उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। आपके घरों की जो स्थिति रहेगी, उससे आप तो प्रभावित होइएगा ना। 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आते हैं। लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने सेना के समाज से जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी हुई है। किसानों के कुछ अधिकार हैं, यदि इन अधिकारों का हनन हुआ
तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। ऐसा पहले ही कह दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। वे स्थिति को भांप गए थे कि हमारी सेना हमसे खुश नहीं है। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर आघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता की हमदर्द हो जाएगी, क्योंकि वह इन्हीं के बीच से बनी हुई है। तो वे सरकार को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि आप सेना को चोट पहुंचाएंगे तो वह सेना क्योंकि इसी समाज की है तो वह जनता को सपोर्ट करने लगेगी। किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन का मतलब होता है किसी न किसी सैनिक के अधिकार का हनन, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का बाप है या बेटा है या भाई है या फिर रिश्तेदार है। तो यदि आप समाज पर आए हैं वो भी इन्हीं सैनिकों के जरिए, तो वो सैनिक भी आपसे नाखुश हैं। इसलिए जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी थी। इस समय सैनिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ऐसी थी कि उस समय एक नए प्रकार की राइफल आई। बंदूक, राइफल मीन्स इनफील्ड राइफल। एक नए प्रकार की राइफल अंग्रेजों ने लाई, इनफील्ड राइफल। इस राइफल को जो कारतूस होते थे उस पर कागज का एक मोटा खोल चढ़ा होता था। तो जो राइफल में उन्हें जो गोलियां डालनी होती थी उस पर खोल चढ़ा होता था, और जो खोल है उसको बनाने में गाय और सूअर और अन्य जानवरों के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो राइफल उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर एक कवर था, और वो कवर था गाय, सूअर और जानवरों की चर्बी का। कारतूस में जब गोलियां भरी जाती थी तो उसके पहले उसे दांत से काट कर खोलना पड़ता था। अब बताइए, हिंदू धर्म में गाय को और मुसलमान में सूअर, इन चीजों को तो खाया ही नहीं जाता। इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया कि ये आप हमसे क्या करा रहे हैं, पाप। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। सैनिकों को लगने लगा कि अगर वे दांत से कारतूस को खोल कर काटते हैं तो उनका धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। बात भी सही थी। जो लोग अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के प्रति आसक्त हैं, उनसे इस प्रकार का कार्य कराना बहुत ही गलत था। हालांकि इन राइफलों को अंग्रेजी सरकार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लाई थी, लेकिन भारतीयों को विश्वास हो गया कि ये राइफल उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है। सैनिक तो पहले से ही नाराज थे। हमने देखा ना कि उन्हें कम वेतन मिलता था, उन्हें बड़े बड़े पद नहीं मिलते थे। तो पहले से ही उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ आग धधक रही थी, और इस घटना ने, इस कारतूस वाली घटना ने उन्हें एकदम नाराज कर दिया और एकदम से भड़का दिया। तो विद्रोह का आरंभ होता है। ये तत्कालिक कारण था जिसके कारण विद्रोह शुरू होता है। मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी, कौन सी छावनी थी बच्चों? बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे। नाम याद रखिएगा, मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे मार्च 1857 में नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे ये कारतूस नहीं चाहिए, मुझे ये कारतूस नहीं चाहिए। दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया। अफसरों ने दबाव डाला कि नहीं, आपको ये कारतूस लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन पर हमला कर दिया। उन्हें गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। एक राइफल नहीं लेने के कारण
एक युवा सिपाही जो कि बैरकपुर छावनी के थे, सिपाही मंगल पांडे, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी, ये बैरकपुर छावनी थी, मेरठ छावनी के भी 90 सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने भी कह दिया कि हम ये कारतूस और राइफल नहीं लेंगे। तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस घटना से उस छावनी के सभी सैनिक भड़क उठे, सब ने विद्रोह कर दिया और 10 मई 1857 को पूरी छावनी में विद्रोह हो गया। सबों ने यह घोषणा कर दी कि हम ये कारतूस और बंदूक नहीं लेंगे। उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, अफसरों की हत्या कर दी, जितने भी शस्त्र थे उसको लूट लिए। उन्होंने छावनी से निकलकर मेरठ शहर में भी अंग्रेज और उनके समर्थकों के साथ लूटपाट की। पूरे मेरठ में उन्होंने विद्रोह कर दिया, अपने सैनिकों को छुड़ाया, अफसरों की हत्या करनी शुरू कर दी, अंग्रेजों के शस्त्रों को लूटना शुरू कर दिया। सैनिकों ने सरकारी खजानों को भी अपना निशाना बना लिया। वे लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे और इसलिए वे इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए बाध्य हो गए थे। फिर वे दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने शहर में लूटपाट मचाई और अंग्रेजी सरकार के प्रशासनिक केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। पूरे शहर में अराजकता की स्थिति बना दी और अंग्रेजों के नियंत्रण से दिल्ली को भी बाहर निकाल लिया। तो धीरे धीरे वे हर क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ विद्रोह करने लगे। अब वे सीधा लड़ाई लड़ने लगे अंग्रेजों से। इन विद्रोही सिपाहियों ने मुगल बादशाह को अपना नेता बना दिया और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्हीं के निर्देशन में संघर्ष चलाने का निर्णय ले लिया। उन्हीं के सैनिक अब उन्हीं के खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। सैनिकों के इस कार्य में खास बात यह रही कि मेरठ और दिल्ली दोनों शहर के लोगों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ था। जो ये शहरी वर्ग पहले अंग्रेजों के साथ रहा करता था, अब वे भारतीयों के साथ था। जो सैनिक अंग्रेजों के साथ थे, वे अब भारतीयों के साथ हो गए थे। यही कारण था कि 1857 में बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, जो पूरे देश में एकजुटता लाने में मदद करता है। आज के वीडियो में इतना ही। एक नज़र हम ये देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ था और किस किस ने उसमें अपना सहयोग किया। तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट थे, 11-12 मई 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेते हैं। कहाँ से? दिल्ली से, क्योंकि वे दिल्ली में ही उनकी गद्दी थी। और इनके विद्रोह को दबाया था निकलसन और हडसन ने। कब दबाया था? 21 सितंबर 1857 ईस्वी को। दूसरा है नाना साहब और तात्या टोपे, जो कि 5 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था कानपुर में। नाना साहब और तात्या टोपे का स्थान कहाँ था? कानपुर में। और इसे कैंपबेल नामक ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया 6 सितंबर 1857 को। बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को विद्रोह करती हैं। किस स्थान पर? लखनऊ में। और इसे भी कैंपबेल ने मार्च 1858 में दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जून 1857 में विद्रोह करते हैं। कहाँ से? झांसी और ग्वालियर से। और इसे ह्यूरोज नाम के ब्रिटिश अफसर दबा देते हैं 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को। लियाकत अली विद्रोह करते हैं 1857 में इलाहाबाद और बनारस से। और इसे कर्नल नील दबा देते हैं 1858 में। वीर कुंवर सिंह, जो बिहार के थे, अगस्त 1857 ईस्वी में विद्रोह करते हैं जगदीशपुर बिहार से। और इसे विलियम टेलर, गेजर विसेट दबा देते हैं 1858 ईस्वी में।
बाल बहादुर शाह, ये 1857 में बरेली से करते हैं। अहमद उल खां 1857 में फैज़ाबाद से, और नबी मुल्ला 1857 में फतेहपुर से 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रकार ये विद्रोह भारत में 1857 में बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था और इसने ही भारत की स्वतंत्रता की पहली नींव रखी थी। इसके आगे की वीडियोस मैं कल अपलोड कर दूंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।